फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th के सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है 13 जुलाई को। तो इसके लिए हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल के पेपर। तो मैंने आपको जैसे एक वेबसाइट दिखाया था सीबीएसई के वेबसाइट पे, उसमें 2019 का मार्किंग स्कीम दिया था। तो उसमें 2 सेट दिया था। तो एक सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा सेट हम आज से डिस्कस करने का स्टार्ट करें। 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सेट है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं। सब कुछ बता चुका हूँ। सिंपल यहाँ से सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला उसका पेपर है। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये भी आपका पेपर है। आप कोड यहाँ से देख ले सकते हो। यहाँ से कोड सेट 4 है ये वाला। तो ये देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे 1 से 14 तक 2 मार्क्स का होता है। जैसे देखो, टोटल 25 क्वेश्चन है। 1 से 14 तक का 2 मार्क्स का होता है। 30 वर्ड में लिखना होता है मैक्सिमम। और मिनिमम तो आप 25 भी लिख दो तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। 15 से 21 वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 मार्क्स का होता है। 80 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है। और 22 से 25 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया ही हुआ है तो हम इसको सिंपल हटा ही देते हैं, बंद ही कर देते हैं। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। नाम से ही पता चलता, वर्ड से ही पता चलता है कि समाज से एक्सक्लूड कर दिया गया किसी इंडिविजुअल को। मान लो ऐसा कब करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर इलाके में, ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सेम गोत्र मैरिज नहीं होता है, सेम गोत्र मैरिज नहीं होता है, अगर वैसे सेम गोत्र मैरिज किसी ने कर लिया तो उसको सोसाइटी एक्सक्लूड कर देती है कि तुम हमारे सोसाइटी में रह नहीं सकते, तुम बाहर जाओ इस सोसाइटी से, क्योंकि तुमने हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं ना, जो वैल्यू है हमारे सोसाइटी का, उसको तुमने वायलेट किया है, तुम भागो यहाँ से, चलो यहाँ से। या हो सकता है ब्राह्मण सोसाइटी से, आप ब्राह्मण सोसाइटी में रहते हो और आपने बीफ खा लिया या बीफ को टच भी कर लिया, तो भी आपको क्या कर सकती है, सोसाइटी आपको एक्सक्लूड कर देती है। और सोसाइटी अपने मेन जो काम होते हैं, जैसे पूजा पाठ होता है, उसमें आपको बुलाती ही नहीं है। सिंपल है, डेफिनेशन याद करना आसान है। सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू वे इन व्हिच इंडिविजुअल मे बिकम कट ऑफ फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी। किसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, अब उस इंडिविजुअल को हटा दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ के बारे में है। एडम स्मिथ के बारे में एक्चुअली नहीं, एडम स्मिथ की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड के बारे में बताया है। उस इंडिविजुअल हैंड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, उस इंडिविजुअल हैंड का मतलब क्या होता है। और इसके अलावा मैं एक और थ्योरी बताऊंगा आपको। वो थ्योरी आप तब पढ़िएगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह डिस्कस कीजिएगा, तो वो थ्योरी आप पढ़े होइएगा। लेकिन इसमें देखते हैं इंडिविजुअल हैंड क्या है। इंडिविजुअल हैंड का मतलब है सिंपल, ये सिंपल बोलते थे। देखो, ये सबसे बड़े प्रोपागेटर थे प्राइवेट कंपनी के। पहले क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ 1991 के बाद पहले सब सारा चीज़, सारा प्रोडक्शन किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था, स्टेट के हाथों में था। तो इनको एडम स्मिथ को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। बोलते थे कि गवर्नमेंट कभी भी, गवर्नमेंट इतना कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के पास उतनी कैपेबिलिटी होती ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी बहुत काम है। तो इंडिविजुअल हैंड रेफर्स टू द अनसीन फोर्स एट वर्क दैट कन्वर्ट व्हाट इज गुड फॉर एवरीवन इनटू व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी। ये सिंपल बोलते थे कि भाई सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा ना, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो सोसाइटी का भलाई हो ही जाएगा। यही बात बोलते हैं कि सब अपने गुड के लिए, अच्छे के लिए काम करेगा तो सोसाइटी का भलाई अपने आप हो ही जाएगा। क्लियर। उसका नेक्स्ट है कि व्हाट इज वाई इज राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज ए कॉज फॉर वरी इन कंट्रीज दैट आर फेसिंग एजिंग पॉपुलेशन। सिंपल मैं बता देता हूँ, पहले डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले डिपेंडेंसी रेशियो क्या है। डिपेंडेंसी रेशियो देखो, 3 टाइप के पॉपुलेशन होते हैं, 3 टाइप के, 3 एज ग्रुप में हम डिवाइड करते थे। एक 15 से कम, एक 15 से 64, 64, एक 64 प्लस वाले हैं, मतलब 65 प्लस वाले हैं। तो ये काम नहीं करते, क्लियर। और ये काम नहीं करते। काम कौन करते हैं, सिर्फ 15 से 64 वाले। तो ध्यान देना,
तो डिपेंडेंसी रेशियो, रेशियो का मतलब होता है कुछ डिवाइडेड बाई कुछ, ये तो नॉर्मल आपको पता है। तो डिपेंडेंसी का मतलब कौन होता है, जो डिपेंडेंट है, यानी ऊपर में कौन होगा 15 से कम वाला प्लस 65 से ज़्यादा वाला डिवाइडेड बाई ये 15 से 65 वाला, 15 से 64 वाला। अब देखते हैं टोटल अगर किसी एरिया में 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 50 होगा ए ऊपर वाला, 50 होगा नीचे। तो ये फिर भी चल सकता है कि 50 लोग काम करने वाले और इसके साथ 50 लोग खाने वाले हैं, डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मान लो, ध्यान देना, अगर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एज मतलब एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो रही है, पेंशन फैसिलिटी अच्छा हो रही है, तो ज़्यादा लोग जिंदा मतलब लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे ना। तो 65 प्लस वाले का एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया ना, तो ऊपर मान लो 15 से कम वाला और प्लस 65 से ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला ज़्यादा होगा तो ये वाला ज़्यादा होगा, तो ये वाला तो कम ही है ना 15 से 64 वाले। तो ऊपर अगर 60 हो गया, 50 लोग कमाने, 40 लोग कमाने वाले, 60 लोग खाने वाले, तो डिपेंडेंसी रेशियो अगर जितना ज़्यादा होगा उतना उतना प्रॉब्लम पड़ेगा ना इन सब पे। वही क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन तो ज़्यादा ही हो रहा है ना, क्योंकि एज पॉपुलेशन जो जितने दिन में लोग मर जाते थे पहले, डेथ हो जाता था, अब नहीं होता क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है। तो यही दिया हुआ है कि व्हाई इज रेजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज ए कॉज फॉर वरी इन ए कंट्रीज दैट आर फेसिंग एजिंग प्रॉब्लम। क्लियर। और मेन होता क्या है पता है, एक और चीज़ हो सकता है, एक और काम हम देख सकते हैं कि हमने एक और, जैसे जापान चाइना का एग्जांपल दिया, उन्होंने पॉपुलेशन को रोक दिया है, बिल्कुल रोक दिया है। तो लेकिन एक समय में वो पॉपुलेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाने थे, तो जिस समय पॉपुलेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाए थे उस समय जो एज ग्रुप रही होगी 15, 20, 30 साल की, तो अभी 65 प्लस हो गई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बना ली, तो उसके बाद जो बच्चे जन्म लिए वो कम लिए हैं, तो 15 से 64 में तो ऑलरेडी पॉपुलेशन कम होगा और ये वाला तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे भी इस सोसाइटी में भी प्रॉब्लम होगा ना। तो दो सिनारियो हम ले सकते हैं। तो अब देखो, मतलब ये बस हम अपना समझने के लिए, अब देखो क्या लिखना है, रेजिंग डिपेंडेंसी रेशियो। देखो डेफिनीशन आप नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि डेफिनीशन लिखेंगे तो डेफिनीशन में ही 30 वर्ड लग जाएगा, लेकिन हमें उतना नहीं लिखना है। डेफिनीशन तभी लिखेंगे जब 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला होगा। is a cause for worry in a country that are facing aging problem, since it become difficult for relatively smaller proportion of working age people to carry the burden। obviously मैंने बता दिया ना, इनका कम है, इन पे बर्डन इतना ज़्यादा है। क्लियर ना। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रीजन फॉर डिफरेंट रिप्लेसमेंट लेवल फाउंड इन डिफरेंट स्टेट। भाई सबसे पहले एक और चीज़, पहले आपको मैं एक डेफिनेशन बता दूँ। एक इस चीज़ का डेफिनेशन मैंने लिखा, रिप्लेसमेंट लेवल का डेफिनेशन है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब सिंपल है, पता है क्या होता है। अभी किसी एरिया में 100 पॉपुलेशन है, कुछ ऐसा करो ना भाई कि आने वाले समय में 100 पॉपुलेशन ही रहे। तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितना लोग का डेथ होगा उतना लोग का जन्म होना चाहिए। करेक्ट, यानी हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट होना चाहिए। करेक्ट, ऐसा होना चाहिए ना। तो रिप्लेसमेंट लेवल इज अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी, कितनी फर्टिलिटी चाहिए एक वुमेन को, नीडेड टू कीप द पॉपुलेशन द सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। भाई पॉपुलेशन ना घटे ना बढ़े, उतना ही रहे। तो हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट में वही होता है ना कि जितना पॉपुलेशन रहता है उतना ही, मतलब हमें बढ़ता नहीं है। इट रेफर्स टू द टोटल फर्टिलिटी रेट that will result in a stable population without it increasing or decreasing। भाई ना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कि पॉपुलेशन उतना ही रह रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन तो हम बस ये फर्टिलिटी अभी रिप्लेसमेंट लेवल समझ ही रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये है ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब बताइए, कुछ कारण बताइए कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरला वगैरह, इवन तमिलनाडु वगैरह में फर्टिलिटी रेट क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर हो चुका है, या इवन पता है कम भी हो चुका है। मतलब कि दो लोग का डेथ हो रहा है और 1.5 लोग जन्म ले रहे हैं, इस टाइप का। तो ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर मान लो बिहार यूपी की बात करें तो 2 लोग का डेथ हो रहा है, 3 लोग जन्म ले रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या कारण है, उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर आपका प्रोस्पैरिटी अच्छी होगी मतलब अच्छा खासा पैसा आएगा, यानी आप एजुकेशन लोगे तो थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है, थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह के बारे में हम समझने लगते हैं। तो ऑब्वियसली बर्थ रेट तो घटेगा, हम सोचने लगते हैं यार क्या इतने बच्चे को पाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले ही
सोचने लगते हैं। उसका लिटरेसी रेट ये बहुत इंक्रीज है, अवेयरनेस इंक्रीज होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होता है, और एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉलर फैमिली साइज। मतलब ये एक धारणा बन गई है कि खासकर अर्बनाइजेशन में, या खासकर आप जितने टीवी ऐड वगैरह देखते हैं कि एक पापा होते हैं, एक उनकी वाइफ होती है, एक बच्चा होता है, तो ऐसे 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 थोड़ा परसेप्शन लोगों में आ गया है कि यार स्मॉल फैमिली होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है उतना स्मॉल फैमिली का कॉन्सेप्ट आता जाता है। क्लियर? ये क्या मैंने रखा हुआ है, देखो ये रिप्लेसमेंट लेवल का, ये तो हमारे इंडिया का ये मैप है, तो इसका इसमें यूज़ नहीं है, बस मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो। क्लियर? हाउ डू इंटरेस्ट ग्रुप ऑपरेट इन द पॉलिटिकल एरिया? तो देखो हमें पता है क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ग्रुप कैसे ऑपरेट करता है पॉलिटिकल एरिया में, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन देख ही लेते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन से, 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमें लिखना नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो लिखना ही ना। तो हम ऐसे से 2 मार्क्स का को सोच के टैकल नहीं ना कर सकते। मतलब अभी तो हम डिस्कस करें ना, बस हमें तो सोचना है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन। तो हमारे पास एटलीस्ट पॉइंट होने चाहिए ना, कुछ पॉइंट कि हमारे पास 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आए तो भी हम कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसका पर्पस होता है कि इन्फ्लुएंस करे। ध्यान देना, मान लो किसी सोसाइटी में सारा पावर ऊपर इकट्ठा है, तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या सोचेगा, यार भाई छोटे छोटे लोगों के पास तो पावर ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो थोड़ा बहुत हमारे पास वॉइस है, मतलब हम कुछ बोलेंगे तो लोग हमारा सुनेंगे, तो हम ऊपर के लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब अपने थोड़ा थोड़ा पावर यहाँ दो ना। यही है इंटरेस्ट ग्रुप इज ऑर्गेनाइजेशन कुछ पर्पज, जैसे एनजीओ वगैरह होती है उसको भी हम बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर इन अ सोसाइटी। दिस इज डन मेनली थ्रू इन्फ्लुएंसिंग इलेक्टेड ऑफिशियल by providing information, promoting a particular point of view, by offering support of re-election। मतलब बहुत बातें होती है कि क्योंकि देखो जब चुनाव वगैरह होता है तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो भाई एक्टिव होते हैं तो इवन ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो प्रॉब्लम ही बताते हैं कि भैया इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डाउरी का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दहेज प्रथा बहुत है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी तो पॉलिटिकल पार्टी से लॉबी पहले ही कर लिए रहते थे कि आप आइएगा अगर तो ऐसा कानून बना लीजिएगा, ऐसे कानून बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप कैसे ऑपरेट करता है पॉलिटिकल एरिया में, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। 2 पॉइंट हमें लिखना है बस। तो देखो, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप वर्क टुवर्ड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल पार्टी टू परस्यू स्पेसिफिक इंटरेस्ट। भाई अपना काम कर, भाई हमें डॉरी वाला जो कानून बनवा दीजिए ना, हमें चाइल्ड लेबर वाला कानून बना दीजिए, ऐसे। When certain group feel that their interests are not being taken up, they move to form। Obviously भाई इनको लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी जिस मोटिव के लिए आई थी वो मोटिव उसको लग रहा था कि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको लगा यार हम दूर से रह के सिर्फ धरना नहीं कर सकते, हमें एक पार्टी बनानी चाहिए, एक अल्टरनेटिव पार्टी बनानी चाहिए ताकि हम खुद जाके सिस्टम में जाके खुद से सिस्टम में बदलाव कर सकें। यही हुआ। दे फॉर्म प्रेशर ग्रुप हु लॉबी विद द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट ग्रुप एक नॉर्मल होता है, अगर ये एक लेवल और ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के कि चलो भाई अब तो काम करो, और गवर्नमेंट काम ही कर लेते हैं। जैसे फिकी वगैरह है, ये सब फिकी और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री के लिए, इवन बहुत सारे एग्रीकल्चर के लिए, सब प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है, गवर्नमेंट से बहुत सारे कानून बनवा लेती हैं। These organizations are best regarded as movement until they achieve recognition। Obviously तब तक काम करते रहते हैं जब तक इनका फुलफिल ना हो सके। उसका नेक्स्ट है कि क्या रीजन है, what are the reason for the growth of Indian language network। क्या कारण है भाई कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा ग्रोथ करने लगा, मतलब ग्रोथ इन द सेंस कि नंबर ऑफ कॉपी बहुत ज़्यादा छपने लगे। क्यों हुआ? तो क्योंकि लिटरेट पीपल का इंक्रीज हो गया था। और ये पर्टिकुलर बात हमें एक और उसमें लिखता ना, क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल करता है कि इन कॉलोनियल एरा, ऐसे लगता है इन इंडियन नेशनल मूवमेंट टाइम, ऐसे बोल सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एरा, ऐसी बात लिखता है तो और ज़्यादा क्वेश्चन हमें और क्लियर होता है।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल न्यूज आए, लोकल न्यूज, क्योंकि जैसे मान लो आप हो किसी पर्टिकुलर इस एरिया के, लेकिन आपको जो सेंटर से न्यूज आ रहा है वो इंग्लिश में आ रहा है या हिंदी में आ रहा है, और मान लो आप हिंदी समझते नहीं, लेकिन आप लोकल जिस एरिया में, आप उसी एरिया में एक प्रेस है, तो आप तो अपने एरिया का तो लैंग्वेज आता ही नहीं, तो आप पता ही चल जाएगा, लोकल अवेयरनेस जनरेशन होगा ही। एडवांस प्रिंटिंग टेक्निक आ गई है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई है कि डोर टू डोर सर्वे करते हैं, जैसे मान लो करते हैं कि डोर टू डोर सर्वे किए, बताए कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए, किस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ। और इवन बहुत सारी इनको मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो प्राइस बहुत सस्ता हो जाता है इनके लिए, तो इनके पास इंसेंटिव रहता है पेपर न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाले के लिए, क्योंकि हमें घाटा नहीं होगा ऐसा, ऐसी बातें जो होती हैं। 2 वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, जैसे ये सब काम करती थी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, द वुमेन इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि इनको लगता है कि भाई देखो मेल मेंबर कभी वुमेन का प्रॉब्लम नहीं झांक सकते, मतलब नहीं समझ सकते, और इसीलिए वुमेन को अपने लिए खुद काम करना चाहिए, ताकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनको दूर कर सके। और यही सब होता है कि ऑल इंडिया वुमेन, और जैसे क्योंकि इनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो पहले ही मिल से वोट देने का अधिकार पहले ही मिल चुका था। अब ये बात करेंगे कि चलो भाई ऐसा क्योंकि इस समय पंचायत वगैरह नहीं सिस्टम बनाया था, ये कुछ बोले होंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन करो, डिसेंट्रलाइजेशन में आप हमें रिजर्वेशन दो। इवन ये भी बात कर सकते हैं कि देखो हमें मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि क्या वर्क होगा, भाई वही वर्क होगा जो हम लोग सोचते, जो प्रॉब्लम रहा होगा। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक इशू नहीं होता है, ऐसा ध्यान रखना, नहीं ऐसा नहीं होता कि भाई ये तो सिर्फ बोलेगी कि मुझे एमपी और एमएलए में 33% रिजर्वेशन चाहिए और कोई इशू नहीं देखें, तो भाई काहे का फिर फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फीमेल को एक ही प्रॉब्लम थोड़ी है। क्लियर। उसके बाद मेनी ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिस एंड पैटर्न कैन बी ट्रेस्ड आउट ऑफ आर एग्रेरियन, ऑब्वियसली जितने भी हमारे बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं वो एग्रीकल्चर से लिंक होते हैं, है ना। क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम जब साथ में, जैसे हमारा प्रोडक्शन हुआ, पहले स्टार्टिंग में हुआ ऐसे हुआ कि प्रोडक्शन हुआ तो लोग खुशी मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए होंगे, तो लोगों को अच्छा लगने लगा होगा, तो उसके बाद धीरे धीरे ये प्रथा ही चलने लगी होगी। तो मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल जितने भी होते हैं अलग अलग रीजन में, वो रिलेटेड होते हैं किस एग्रीकल्चर से। चाहे आप बात करें कि पोंगल तमिलनाडु की बात करें, बिहू आसाम की बात करें, वैशाली पंजाब, उगादी कर्नाटका, और हार्वेस्टिंग सीजन के लिए वो अलग अलग फेस्टिवल होती है, जैसे खिचड़ी होती है यूपी में, इसी तरह और जगह पे होता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। क्या क्या फैक्टर काम करता है केरला के मिक्स्ड इकॉनमी में, जिसके कारण आपको पता है केरला की इकॉनमी और भी बहुत सब कुछ केरला की ऑलमोस्ट अच्छी है सारी रैंकिंग में। तो केरला में मिक्स्ड इकॉनमी कैसे काम करता है, तो देखो ये स्पेसिफिक पूछा है केरला के लिए, लेकिन आपको नहीं पता केरला के बारे में कुछ भी, फिर भी जो मेन पॉइंट होता है ना मिक्स्ड इकॉनमी का वो लिख दो, आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि वही हुआ होगा ना। देखो मिक्स्ड इकॉनमी सबसे पहले होता क्या है कि उसमें पहले होता था क्या, सब कुछ में पब्लिक 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 पब्लिक, लेकिन आप उसमें प्राइवेट को भी एंट्री दे दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलते कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब में एंट्री दे दो, लेकिन आप कुछ पार्ट में एंट्री तो दो। सबसे पहले इसको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया होगा, जिसके कारण पब्लिक वाले सोचोगे कुछ पावर हम प्राइवेट को देते हैं और देख लेते हैं कैसा काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर छीन लेंगे बाद में। बहुत रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर किया गया। लिंकेज टू द एक्सटर्नल इकॉनमी, ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारा रेमिटेंस आता है अब्रॉड से, खासकर गल्फ कंट्री वगैरह से। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अ वाइड नेटवर्क ऑफ रिटेल सेल एंड सर्विस, भाई तो इससे क्या होगा, इंसेंटिव बना रहेगा एग्रीकल्चर करने वालों को, जो खेती करेंगे उनको पता है कि भाई हमें अच्छा दाम तो मिल ही जाएगा, हमें खेती करते हैं, यही सब बात है। और यहीं तक हम करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में है वो जो बाकी 7 है इस पार्ट का, जो 14 होते हैं ना 2-2 मार्क्स का, तो 7 यहाँ पे 7 वहाँ पे कर लेंगे। 7 नहीं होता है 10 के आसपास है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, मतलब 9 to 10 है। तो चलिए थैंक यू सो मच।